ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो टॉपिक क्या है? कूलॉम का नियम। क्या है? कूलॉम का नियम। कूलॉम ने कहा अगर प्रकृति में दो स्थिर आवेश हों, जैसे एक Q1 हो और एक Q2 हो, एक Q1 हो और एक क्या हो? Q2 हो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो, मतलब इनके बीच की जो दूरी हो, अगर r हो तो इन दोनों के बीच में एक बल काम करेगा। यह बल या तो प्रतिकर्षण बल होगा, यह बल या तो प्रतिकर्षण बल होगा या तो आकर्षण बल होगा। यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक, तो यह बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, वो तो आवेशों पर निर्भर करता है, लेकिन इनका मान क्या होगा? तो उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने कहा कि जो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो मौजूद आवेश मतलब चार्जेस के गुणनफल के प्रपोजन है, मतलब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब उनके ऊपर निर्भर करेगा। तो फोर्स जो है वो Q1 इंटू Q2 के बराबर होगा, Q1 इंटू Q2 के बराबर होगा। अब दूसरा उन्होंने कहा कि यदि उनके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फोर्स क्या होगा? वो इस हिसाब से डिपेंडेंट होगा, मतलब फोर्स जो होगा उस पर जो लगने वाला जो बल होगा वो उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस के ऊपर देखिए क्या लगा है? स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। डिस्टेंस के मतलब उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत मतलब उल्टा, उल्टा कहने का मतलब दूरी बढ़ेगी, मतलब ये बढ़ते हैं, मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ती है तो जो खींचने की ताकत होगी या धकेलने की ताकत होगी कम होगी। सीधी सी बात है, चुंबक खींच समझिए एक तरह से, चुंबक को अगर पास लाते हैं तो रोके लाते तो तुरंत खींच लेंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके अंदर क्या होगा? खींचने की ताकत खत्म हो जाएगी। फिर इन दोनों को उन्होंने एक साथ अप्लाई किया तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब आपको पता है दुनिया का कोई भी प्रोपोर्शनलिटी होता है तो उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने का काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे ये कांस्टेंट मान लो हमने k रखा, मान लो हमने k रखा, ये k क्या है? इस k की वैल्यू है, इस k की वैल्यू कितनी है? इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है आपका वैल्यू यहाँ पे लिखो, चलिए लिख ही देते हैं इस फॉर्म में। k की वैल्यू क्या आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ 4 पाई आपको पता ही है, यहाँ पर आपको 4 पाई के बारे में नॉलेज है ही है कि 4 पाई है क्या। 4 पाई का एप्सिलॉन नॉट जो आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है हमें ये समझना है। जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युतशीलता, कि वैद्युत किस प्रकार से ये देगा। ठीक, अब इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा? इसकी वैल्यू जो है k की क्या है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, क्या है? k की जो वैल्यू है, k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब कभी कभी ये देखिए हमने जो बात किया फ्री स्पेस के लिए बात किया, मतलब इनके बीच में कोई और मीडियम ना हो, मतलब इनके बीच में अगर एयर होता है तो चलेगा, एयर तक चलेगा। अगर इनके बीच में एयर के अलावा कोई और मीडियम आ गया तो क्या होगा? अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ गया तो क्या होगा? कोई मीडियम आ जाता है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला आपका वही सेम टू सेम रहेगा, बस ये कन्वर्ट होकर 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है इसके साथ एक और वर्ड जुड़ जाएगा k। ये k क्या है? ये पैरावैद्युतांक है। k क्या है आपका? पैरावैद्युतांक है, जो कि क्या करता है? वो आवेशों के मध्य जो आपका विद्युतशीलता का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे एयर है तो कम है, लकड़ी लगा दोगे तो इनके बीच में आकर्षण बल और घटने लगेगा। तो ये k क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि परावैद्युत कैसा है, वो उसके अंदर रखा हुआ वैल्यू कैसा है। k जो होता है
के जो होता है धातुओं के लिए अनंत होता है। धातुओं के लिए क्या होता है? अनंत। अनंत होने पर जब धातुओं पर आवेशों को रखा जाता है तो उनके बीच में लगने वाला गुण जो कूलाम का नियम होता है वो 0 हो जाता है। और यहाँ पर आपका ये Q1/Q2/R² हो गया। ठीक, तो कूलाम का लॉ आपको समझ में आ गया। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम है कि 2 आवेश अगर रखे हों, यदि 2 आवेश प्रकृति में रखे हों, उन दोनों के बीच की दूरी r अगर रख दी जाए, उन दोनों के बीच की दूरी क्या रख दी जाए r रख दी जाए, तो वो जो लगने वाला बल होगा, ये बल कैसा होगा? आकर्षण भी हो सकता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, और रिपल्सन फोर्स मतलब ढकेलने वाला भी हो सकता है। तो वो जो होगा वो F जो होगा उन दोनों के पास जो आवेश है मतलब चार्ज है, उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और उन दोनों के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। दोनों को एक साथ लिया तो ये आया, और यहाँ पे हमने k कांस्टेंट प्रयोग किया, जिस k की वैल्यू क्या है? 4πε0 है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया कूलाम का नियम। अब कूलाम का सदिश फार्मूला भी देख लेते हैं। कूलाम का सदिश, अगर इसी वर्ड के आगे हम सदिश जोड़ दें तो कूलाम का सदिश फार्मूला क्या था? देखिए, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे फार्मूले में सिर्फ देखिए ना आपका 4π ये सब कोई भी आपका सदिश नहीं। सदिश सिर्फ कौन कौन होता है? रेडियल वेक्टर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो अगर डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो ये आपका क्या हो सकता है? बस यही आपका क्या हो सकता है? वेक्टर हो सकता है। तो देखिए करेंगे क्या? फोर्स को वेक्टर में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको आर कैप, व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब विस्थापन का एकांक सदिश उसे कहा जाता है। तो बस आप कुछ मत कीजिए, 1/4πε0 है, जनरली आप ये लिखते हैं Q1/Q2 है, अपॉन में R² है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप से। अब थोड़ा सा कक्षा 11 में हम लोग प्रवेश करते हैं। क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश किस प्रकार निकाला जाता है। तो आप याद करिए, आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि देखो बेटा, ए के ऊपर अगर कैप है तो हम लिखेंगे वेक्टर ए बटे में मॉड ए या सिर्फ ए। यहाँ पे ए लिखने का मतलब इसके मैग्नीट्यूड को बताना है, और इसका मतलब है वेक्टर को बताना है। ठीक है, मतलब ये पूरा है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1/Q2 अपॉन में R² इंटू R वेक्टर R अपॉन में R, वेक्टर R अपॉन में R। इस R के साथ इस R का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q1/Q2 अपॉन में R³ इंटू ये R वेक्टर। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये जो न्यूटन का लॉ है, इन्होंने जो बताया वो सिर्फ और सिर्फ 2 आवेशों के बीच में लगने वाले फोर्स को बताया। ठीक, अब ध्यान दीजिए। अब ये जो बल है वो आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा, यह निर्भर करता आवेशों पर। मतलब यदि आवेश क्या है? समान है। समान मतलब आपने पिछले क्लास में पढ़ा, समान मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों क्या है बेटा? पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, और अगर दोनों निगेटिव भी हों तो भी वही सा काम होगा, दोनों के दोनों वही होने चाहिए, प्रतिकर्षण। और अगर असमान हो, मतलब एक धनायन हो और एक ऋणायन हो, तो क्या होगा? उनके बीच में आकर्षण होगा। उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो न्यूटन ने जो नियम हमें बताया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताया? 2 बिंदुओं के लिए। तो चलिए, अगर मान लीजिए कोई जगह है जहाँ पर एक साथ कई सारी बिंदुएं हों,
जहाँ पर एक साथ कई सारे आवेश हों तो उस पर लगे हुए बल की गणना किस प्रकार करेंगे। अब उस पर लगे हुए बल की गणना के लिए आपको कक्षा 11 में सदिश के नियम आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बहुत मुश्किल की काम होगी। मान लीजिए एक आवेश आपका Q1 है, एक आवेश आपका Q2 है, इनके मध्य की दूरी मान लीजिए R1 है, फिर आपका इनके मध्य की दूरी R1 है, Q2 है। इसी तरह ये दो दूरी हैं, इसके बीच Q2 है, इसके बीच की दूरी R3 है। ठीक है, एक और मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, आपको एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके बीच की दूरी R4 है। अब यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी होगी, इसको हम लोग जनरली आपके बुक में R12 लिखा होगा, मतलब 1 और 2 के मध्य, R23 लिखा होगा मतलब 2 और 3 के मध्य, और 3 और 4 लिखा होगा मतलब ये, और ये आपका होगा R41। ठीक, क्या बस इतना ही आएगा? नहीं, ध्यान से देखिए, ये लोग भी तो एक दूसरे को फोर्स मारेंगे, मतलब एक फोर्स और इस पर आएगा, इसमें आपका क्या होगा R13, एक इधर से भी जाएगा ऐसे, ये होगा R24 होगा, मतलब कई सारे दूरियां इसमें आ जाएंगे। अब सबका इंडिविजुअल फोर्स निकालकर हमें इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, मतलब सदिश योगफल निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इनके मध्य अगर हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए इनके मध्य हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जो आया F12 वेक्टर फॉर्म, फिर इन दोनों के मध्य काम कर रहे थे तो हमारा आया F23, इन दोनों के मध्य काम किए तो हमारा आया F34, इन दोनों के मध्य काम किया तो हमारा F41, इन दोनों के मध्य का हमको पता चला तो क्या आया F13, और इन दोनों के मध्य का बात निकाला तो कितना आया F24। इन सबों का वेक्टर जोड़ दो, वेक्टर फॉर्म। अब ये जनरली जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 + 3 + 4 जोड़ दोगे, नहीं, क्लास 11th में आपको वेक्टर एडिशन सिखाया गया होगा, और उसी वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा जो हम न्यूमेरिकल बताएंगे, और थोड़ा सा आपको 11th का वेक्टर आपको एक बार देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब बलों का अध्यारोपित होना, मतलब सभी बलों का। अब देखिए जैसे 3 है, जैसे ये 4 है, हो सकता है 6, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे देखिए Q1 Q2 तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, Q2 Q3 भी लगाएगा, लेकिन Q1 क्या Q4 Q3 पे फोर्स नहीं लगाएगा? क्या ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा? तो सभी 4 जितने पॉसिबल उनके फोर्सेस हो सकते हैं उतने पर, जैसे देखिए जितने भी कोऑर्डिनेटर होंगे उसके 6 पॉसिबल स्ट्रक्चर बने हैं। ठीक, हेक्सागोनल होगा उसके बहुत सारे बनेंगे, तो जनरली आपको 4 से ऊपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, देखिए कोई भी आवेश होगा, ये आपका आवेश है, तो इसके द्वारा एक क्षेत्रफल बन जाएगा, इसके द्वारा एक क्षेत्र बनेगा, या इस क्षेत्र का मालिक हो जाएगा, या इस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। ये जो मालिकपन है, इसका मतलब है कि अगर कोई इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आने की तकलीफ़ करता है, अगर कोई दूसरा आवेश आने की तकलीफ़ करता है, तो या तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, या तो उसको कहेगा भागो यहाँ से, या तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, या तो अपनी तरफ भागो यहाँ से। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस चार्ज पर क्या होगा, बल का प्रभाव दिखेगा, मतलब आपको बल दिखेगा, बल का प्रभाव मिलेगा। क्या मिलेगा, बल का प्रभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, इस समय घर के मालिक वो हैं, बिना उनकी अनुमति के क्या आप उनके घर में जा सकते हैं, या बिना
जा सकते हैं? नहीं। अगर आप गेट पे खड़े, अगर उन्होंने बुलाया तो आप आकर्षित, अगर आपसे नाराज़ है तो कहीं भागो तो आप प्रतिकर्षित हो गए। मतलब वही काम दोनों कर रहे हैं, ये बुला भी सकता है और भगा भी सकता है, डिपेंड करता है कि ये आवेश कैसा है। जैसे अगर ये प्लस है तो इसको माइनस होगा तो अंदर आएगा, प्लस होगा तो बाहर ढकेल देगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल गए, स्कूल कैंपस में सबसे बड़ा ओनर हो गया, सबसे बड़ा जो हो गया कौन हो गया? जब मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, क्लास टीचर इस समय आपके स्कूल में है, अब क्लास का मालिक है पूरा वो। अब क्लास में किसी बच्चे ने एंटर किया, उसने कहा गेट आउट, तो वो तुरंत चला जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र का मतलब क्लासरूम टीचर का क्षेत्रफल है, टीचर का पावर वाला रीजन है। ठीक, अब वो आपके घर पे थोड़ा आकर बोलेगा ए गेट आउट फ्रॉम योर होम, ऐसा नहीं ना बोल सकता, नहीं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मतलब किसी भी आवेश के द्वारा, किसी भी आवेश के द्वारा, मतलब कोई भी आपका जो चार्ज है उसके द्वारा जो एक क्षेत्र बनाया जाता है, उसके द्वारा एक क्षेत्र बनाया जाता है। उस क्षेत्र पर कोई दूसरा आवेश अगर आ जाएगा, उस क्षेत्र पर अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस दूसरे आवेश पर एक बल का कार्य बल मिलेगा। वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है, मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। और उस बल के कारण उस बल प्रभाव डालेगा, जिस क्षेत्र तक ये मौजूदगी होगी वो संपूर्ण क्षेत्र उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मान लीजिए वो यहाँ पर आया, ये इसका क्षेत्र था, ये यहाँ पर आया, अब इस पर कोई बल प्रभावित नहीं हो रहा है, ना तो उस पर आकर्षण बल काम कर रहा है, ना ही उस पर वैद्युत बल काम कर रहा है। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? जैसे जैसे तुम इसके नज़दीक आओगे वैसे वैसे क्या होगा? क्षेत्र का जो पावर होगा वो बढ़ता जाएगा। वो क्षेत्र का, जैसे सीधी सी बात है, दो चुंबक अगर हम रखें तो दूर में रखें तो उनको खींचने में ज़्यादा तकलीफ होगा, पास पास होंगे तो उनको खींचने की ताकत उनमें ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है? पास पास होंगे तो उसमें खींचने की ताकत क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र में एक वर्ड हम जोड़ देंगे, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र का। देखिए दरअसल क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत दूर दूर तक लगाता है, क्षेत्र उसका कोई छोटा मोटा रीज़न नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो कहने का मतलब उन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब हम हमेशा समझिए किसी पर्टिकुलर स्थान से पर्टिकुलर स्थान पर उसकी मौजूदगी कितनी है या वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जैसे यहाँ पर आपने आवेश रखा कम पावर, यहाँ पे आवेश रखा, इस पे लगने वाला बल जो है कम है, लेकिन जैसे आप यहाँ आएंगे इस पे लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र जो होगा बहुत पावरफुल होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को? हम लोग ई से। किससे दिखाते हैं भाई? ई से। ई क्या होता है? ई को डिफाइन किया गया किसी आवेश पर, किसी जो कोई, अगर देखिए इसमें दो आवेश होते हैं। पहला आवेश होता है कौन सा आवेश? सोर्स आवेश। सोर्स आवेश का कहने का मतलब जो कि उत्पन्न कर रहा, और एक होता है टेस्ट आवेश जिस पर परीक्षण होना है। ये मान लीजिए सोर्स है, ये आपका सोर्स है और ये आपका सोर्स आवेश नहीं है। ठीक, मतलब इसी पर आपको देखना है कि ये कितना वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो कितना वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है, तो इस आवेश पर कितना वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? F/Q0 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब प्रति एकांक आवेश किसी भी दूसरे आवेश के द्वारा जो आपका वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है, उस आवेश के द्वारा दूसरे आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है, प्रति एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है, उस बल के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से समझिए क्या कहते हैं? उस आवेश के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज बाई गिविंग एनी अदर चार्ज, जिस पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो। अगर आप इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो यहाँ पर ई का वैल्यू हो जाएगा F/Q। समझ में आ रहा है? ये जो Q है वो टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट मतलब जिस पर आपको परीक्षण करना, मतलब ये आपका परीक्षण आवेश होता है। अब देखिए ये जो दो आवेश हमने माना, एक हमने Q माना और एक हमने Q1 माना, एक को Q माना, एक को हमने Q0 माना, और इनके बीच का अगर हम सेपरेशन R माने, इनके बीच का सेपरेशन मतलब इनके बीच की दूरी जो अगर हम R माने तो क्या होगा? अब देखिए F की वैल्यू को से आप लोग भली बात, F को हम ऐसे लिख सकते हैं F × 1/Q0।
एफ़ की वैल्यू अभी आपने पढ़ा, क्या था एफ़ की वैल्यू? एफ़ की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोडक्ट ऑफ आवेश का गुणनफल था, वहाँ Q1 Q2 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा R²। और देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हमारा पहले से मौजूद है 1/Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट गया, हमें E की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², Q/R²। ठीक है, अब इसके मिलने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, जिससे ये पता चला किसी भी वस्तु का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा Q के, क्योंकि देखो बेटा आमने सामने है मतलब डायरेक्टली, मतलब Q का वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं, अगर हम Q का मान बढ़ा देंगे तो E का भी मान आपका बढ़ जाएगा। अगर अब दूसरा चीज़ उन्होंने क्या कहा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R², इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा 1/R², किसके बराबर है 1/R² के। ठीक है, 1/R मतलब कि जितना उनके बीच में दूरी बढ़ता जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी उतनी कम होती चली जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अब देखिए दोनों के आवेश को अगर हम समान कर दें, मतलब इसमें भी, ठीक है। अब देखिए जो ये Q कौन सा Q है, परीक्षण आवेश है मतलब जिसपे देखा गया, या सोर्स आवेश है? सोर्स आवेश है मतलब सोर्स को क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड अभी नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जो सोर्स आवेश है, सोर्स चार्ज है, उसके चार्ज पर डिपेंड करता है, ना कि जो चार्ज आप लेकर जा रहे हो उस पर, मतलब उस जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस पर यह निर्भरता होती है। ठीक, अब चलिए ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखिए Q है, ये इसको ऐसे खींच रहा है। देखिए आप जानते हैं ना कि इन दो आवेशों के बीच में इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल काम करता है, तभी ना एक दूसरे को खींच पाते हैं। अब बल कैसे काम करता है, आपने कभी देखा है क्या? उनको रस्सी लेकर वो आपके तरफ खींचते हैं क्या? रस्सी लेकर आपकी तरफ कभी खींचते हैं? नहीं। तो उनके मध्य क्या ऐसी चीज़ है जो आपका काम करता है? तो उनके मध्य एक ऐसी चीज़ है, उसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं। उनका नाम क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब इसे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और ये भले आप इधर अभी कोई भूल भी गए चलेगा, लेकिन इसके वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसी बेस पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, समझ में? इसी के आधार पर अगर ये आपका भूल गया तो आप इसके न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।